गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। आज बेटा हम लोग एक हफ्ते बाद करीब लेक्चर पोस्ट करने जा रहा हूँ। एक हफ्ते का ब्रेक आपको दे दिया, टेस्ट हुआ था, मैं भी बाहर था बेटा 3-4 दिनों के लिए, और फिर एक छोटा सा ब्रेक नीडेड था। अब हम लोग मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स आपको पढ़ाऊं, हमें वो मैथमेटिक्स सीख लेनी होगी जिसके बिना हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना 11th में और ना 12th में। कई बार बेटा ऐसा होता है कि बच्चे मैथमेटिकल चीजें नहीं जान रहे होते हैं और साल भर फिजिक्स में स्ट्रगल करते हैं, not because of the understanding of the concept, because of that they are not well aware that mathematical tool they are going to apply in the physics। तो इसलिए हम लोगों को पहले मैथमेटिकल टूल पर काम करना होगा। इसमें इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये 2 चीजें आपको पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा की एक जो प्राइमरी कंडीशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज आपको पढ़ने हैं और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ने की, देखते ही आप बता दें कि ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे अभी तक क्या था, जिस क्लास 9th की बात करें कि तुमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो पोजीशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये आपने लर्न किया था। लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये लर्न नहीं करना, आप एक्सप्रेशन देख के, फॉर्मूला देख के बता सकते हैं कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये सारी चीजें हमें मैथमेटिकल लेक्चर्स में आएंगी, ठीक है ना। लगातार ये आज लेक्चर 1 में ले रहा हूँ और मैं इसको करीब 6 to 7, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं 1-2 लेक्चर, अगर मैं अलजेब्रा वगैरह भी पढ़ाऊंगा तो ये मान के चलिए कि मतलब अंडर 10 लेक्चर में इसको खत्म करूंगा। ये डिपेंड करेगा ड्यूरेशन पर। तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। इसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, इतनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बात ये आती है कि मैथ का टॉपिक जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हो सकता है 11th-12th की मैथ्स में वो हम 11th में पढ़ें या मैथ्स 12th में पढ़ें। आपके हर बच्चे को जानना ये जरूरी है, पीसीएम स्ट्रीम का हो चाहे पीसीबी का फिजिक्स, तो सभी को पढ़नी है बेटा। और पीसीबी वालों के लिए ये दिक्कत ज्यादा आती है क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पार्ट तो पढ़ने वाले नहीं है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको ये चीजें सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, मैं आपको इस पूरे चैप्टर में जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स ओरिएंटेड होगी कि माइंड इट, आई एम नॉट योर मैथ्स टीचर, आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो मैं फिजिक्स का ओवरव्यू लेके यहाँ पर मैथमेटिकल बातों को समझाऊंगा और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को सबसे बेहतर समझाऊं। लेकिन बेटा कुछ जगहों पर आपको दिक्कत आ सकती है तो आप हमसे कन्वर्सेशन करेंगे। कई बच्चे हमसे पूछते, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट कॉपियां मैं चेक करके आपको दे चुका हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी। सम ऑफ देम आर नॉट अपीयर्ड इन द टेस्ट एंड दे हैव गिवन मी द रीजन आल्सो, बट जिन लोगों ने मुझे कोई रीजन भी नहीं दिया और अपीयर भी नहीं हुए, दैट इज नॉट द गुड थिंग। टेस्ट इज फॉर यू। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 28, 29, और वो 29 नहीं 30 होते, लेकिन बिकॉज ऑफ 1 or 2 सिली मिस्टेक। क्योंकि मेरा काम है बेटा सिर्फ आपको अच्छे नंबर देना नहीं, आपकी गलतियों को हाईलाइट करना है ताकि आप हमसे भले नंबर कम पाएं, लेकिन जब आप एग्जाम दे जहां का स्कोर आपके लिए मीनिंगफुल होगा वहां पर आप फुल में फुल लेके आए। और मैं ये देखा हूं कि जितने भी बच्चे मेरे पास थे, इत्तफाकन नो वन गेट द मार्क्स लेस देन 24, आई थिंक 22 इज द 20 से नीचे किसी के नहीं। आप और बेहतर मेहनत करिए, अगले टेस्ट में आपको 30 out of 30 का टाइम, और आई नो दैट कि माई ईच चाइल्ड कैन डू, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ और ये बहुत मतलब ये देखने में मुझे लगता है कि मेरे जितने बच्चे इस समय मेरे पास बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपके जो नए साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो 1-2 बच्चे रेफरेंस से आए हैं, वो जुड़ सकते हैं, दे कैन कॉल मी। और क्योंकि अब तो ये मान के चलिए बेटा कि अभी तो फिलहाल ऑनलाइन बेसिस पे ही चलना है, जिस हिसाब से ये पेंडेमिक चल रहा है, जिस तरीके से ये कोरोना चल रहा है, तो ऑनलाइन ही हमें पढ़ना होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल में। जो सबसे पहली बात मैं आपको बोलने वाला हूं यहाँ पर, दैट इज द फंक्शन। मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं मैथमेटिक्स की टेक्निकल भाषा नहीं, मैं अपने बच्चों को फिजिक्स ओरिएंटेड मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा ताकि पता लगे मैथ्स पढ़ा दी और फिजिक्स तक पहुंचे ही नहीं। तो हमें इसको फिजिक्स ओरिएंटेड पढ़ाना है। फंक्शन की बात करें कि व्हाट डू मीन बाय द फंक्शन। आप देखते होंगे जैसे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में जब थे तो हम ऐसे लिखते थे, ये हमारी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y = x²
-2x+1। हम यहां पर कहते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर हम 0 रख दें तो y इज इक्वल टू बेटा हमें कितना मिल गया 1। x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो y इज इक्वल टू 1 मिल गया। अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू 1 रख दूं तो y इज इक्वल टू 1 + 1 2 एंड 2 - 2 कितना हो गया 0। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रख दूं तो अगेन y इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रख दूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 3, 3 + 1 कितना 4 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो मैं यहां पर देख सकता हूं बेटा इस एक्सप्रेशन में कि y की वैल्यू तुम्हें तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम किसी नहीं डिफाइन करोगे x को। मतलब एक बात साफ हो जाती है कि मैं ये कह सकता हूं कि y डिपेंड्स ऑन x। क्या बोल सकता हूं? y डिपेंड्स ऑन x, क्योंकि y की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक तुम x को नहीं डिफाइन करोगे, x की वैल्यू को पुट नहीं करोगे। मैं ये कह दूं y डिपेंड्स ऑन x, मैं ये कह दूं y चेंजिंग अकॉर्डिंग टू x, y changes when the x changes, whatever the language we are using। मेरा कहने का मतलब बस एक क्रक्स ये है कि y तब तक नहीं पता चल सकता जब तक x नहीं पता चलेगा। मींस y depends on x, y changes according to x, y changes when the x changes। और जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए y है, अब मैं फिजिक्स में आ गया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y है, ये मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी x पर डिपेंड करती है, मींस इसके अकॉर्डिंग चेंज करती है, तो आप ये कहेंगे अगर y x के अकॉर्डिंग बदल रहा है तो y इज इक्वल टू fx। इसका सिंबॉलिक नोटेशन है। अगर इसे हम प्रोनाउंसिएट करें तो y इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ x। y इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ x। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी y x पर डिपेंड करेगी, इट इज सेड टू बी y इज द फंक्शन ऑफ x। मींस y डिपेंड्स ऑन x, मींस y चेंजेस व्हेन x चेंजेस, y चेंजेस अकॉर्डिंग टू x। तो ये सिंबॉलिक नोटेशन रहा y इज द फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बात करूं, कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपने पहले देख रखी होंगी बट उस तरीके से गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें यहां पर, जैसे बेटा मैंने यहां पर लिखा डिस्प्लेसमेंट। पहला एग्जांपल आपको देता है s इज इक्वल्स टू t² + 4t - 1। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है। मींस डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? टाइम पर। ये s, ये t बदलोगे तब s मिलेगा, t जब वैल्यू पुट करोगे तब s आएगा। तो s किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है। इसलिए आप ये कहेंगे कि पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बात करो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at²। आप यहां पर देख सकते हैं कि पोजीशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। अगर पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो यहां देखिए बेटा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। means displacement is depends on time and therefore you can say that कि position is the function of time। इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि कहीं पर आपसे ये कह दे कि पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मींस पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम। अब आते हैं आपके एक फैमिलियर फॉर्मूले पर और आते हैं। आपने देखा होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते तो आप कहते हो F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r²। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो r बदलते रहोगे तो F बदलता रहेगा ना। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज द फंक्शन ऑफ r। इसका मतलब ये हुआ हम ये कहना चाहते हैं कि फोर्स डिपेंड्स ऑन दी r। मान लीजिए बेटा मैं ये कह दूं कि v इज इक्वल टू s² - 2s + 1। मींस वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? पोजीशन पर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको? वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। मीन इन शॉर्ट मैं आपको इन एग्जांपल्स के जरिए एक बात ये कहना चाहता हूं कि इन फ्यूचर कभी भी मैं लिखूं f इज द फंक्शन ऑफ r
तो मेरे बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि सर ये कहना चाहते हैं कि फोर्स इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू पोजीशन। मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता है कि वो फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा U इज इक्वल टू आएगा 11th क्लास में -G m1 इंटू m2 अपॉन r। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि U इज द फंक्शन ऑफ r, तो मेरे बच्चे को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। मतलब गिवन एक्सप्रेशन से आप तुरंत ये बता सके कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किसका फंक्शन है। या मैं लिखूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट द टीचर वांट टू कन्वे, व्हाट द स्टेटमेंट वांट टू कन्वे, कि आपके जैसे मैंने कहीं लिखा कि दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, तो मतलब क्या समझना है कि पोजीशन इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टी, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। और ये जो बात मैंने अभी बोली है आने वाले टाइम में बेटा ये बड़ी यूजफुल आपके लिए होने वाली है। अब मैं आता हूं यहाँ पर और आज आपको डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे। लेकिन आखिर डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ेगी, पहले हम उस पर चलते हैं। तो यहां पर डिफरेंस से डिफरेंशिएशन पर पहुंचेंगे, डिफरेंस टू डिफरेंशिएशन कैसे पहुंचेंगे वो देखा जाएगा। डिफरेंशिएशन मान लीजिए बेटा डिफरेंस को देखिएगा, पहले x1 की वैल्यू मैंने आपको 2 दे दी है और जो x2 की वैल्यू है वो मैंने आपको 2.1 दे रखी है। एक इनिशियल वैल्यू हो गई, एक फाइनल वैल्यू हो गई। और यहां पर अगर मैं तुमसे चेंज इन x पूछूं, दैट इज डेल्टा x पूछूं, तो डेल्टा x पूछने पर आप क्या कहोगे, सर ये x2 माइनस x1 होगा and this implies that delta x will be equals to 0.1. delta x is equal to 0.1. ध्यान से समझना बेटा, हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जब फाइनल स्टेटमेंट तक पहुंचे, बट आपको मैं सीधे फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। आप देखेंगे स्कूलों में सीधे फॉर्मूला बता दिया जाएगा, क्योंकि सीधे फॉर्मूला पढ़ लेने से आप मैथमेटिक्स का रोल फिजिक्स में क्या है, मींस आपने डिफरेंशिएशन क्यों किया है, ये बात आप ना समझ पाओगे, इसलिए ये जरूरी है समझना। अब यहां पर देखिए x1 को वही रहने दिया बेटा और मैंने x2 को 2.01 कर दिया। ये बताओ जब x2 को मैंने 2.01 कर दिया तो x2 और करीब आ गया ना x1 के। अगर x2 और करीब आ गया x1 के तो अब डेल्टा x कितना हुआ 0.01, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ द x2 इज इक्वल्स टू 2.0001, दिस इंप्लाइज दैट अब चेंज इन x कितना आ गया 0.0001। अब मान लीजिए मैंने x2 को कर दिया x2 इज इक्वल टू 2.000001। अब डेल्टा x कितना आ गया 0.000000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1। अब मान लीजिए मैंने x2 को कर दिया 2. अब मान लीजिए मैंने यहां पर x2 को कर दिया 2. चलिए इधर ही लिख लीजिए x2 इज इक्वल टू 2.000000000 लगाते रहो 0.00000000001 एंड दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा x। अब तुमसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि x2 के करीब x1 इतना आ गया, x2 x1 के इतना करीब आ गया कि डेल्टा x में चेंज निकालोगे तो डेल्टा x डेफिनेटली डज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा x 0 तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 0 नहीं हुआ। 1 करोड़ 0 लगा दोगे तब 1 लिख दोगे तब भी 0 नहीं आएगा, डेल्टा x विल नॉट 0। बट वन थिंग यू कैन से दैट कि ये डिफरेंस इतना स्मॉल है, डेल्टा x इतना स्मॉल है कि change in x is very near to the 0, that is delta x is tending towards 0। मीन जो डिफरेंस इन x है वो 0 तो नहीं है बट 0 के बहुत करीब है।
एंड दिस इंप्लाइज दैट ऐसे केस में इस मैथमेटिकल बात को, इस अप्रोच को आप लिख सकते हैं dx। क्या लिख सकते हैं? dx। और dx का मतलब ये हुआ अ वेरी स्मॉल चेंज, अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा कि वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x मीन्स ये चेंज इतना स्मॉल है कि वी कैन से दैट ओनली देयर इज द चेंज इन x बट वी कांट गेट द वैल्यू ऑफ द चेंज इन x। माइंड माई वर्ड्स अगेन, मैं 1 करोड़ जीरो यहां लगा दूं और 1 लिख दूं तो वो जो चेंज इन x होगा वो क्या कहलाएगा? dx। 2 करोड़ जीरो लगा तभी वो dx। कहने का मतलब ये हुआ कि dx एक इतना स्मॉल चेंज है, मीन्स ये दो इतनी करीब वैल्यूज का डिफरेंस है कि we can't say that there is the difference, but we can't get the value of the difference, but yes there is the difference because अगर मैंने कहा कि दो वैल्यूज हैं, अगर उनमें डेसिमल के 5 करोड़ प्लेस पर भी जाके अगर 1 लिखा हुआ तो डेफिनेटली there is the difference। डिफरेंस 0 तो नहीं हुआ, बट डिफरेंस इतना स्मॉल हुआ कि we can't get the value and therefore we can say that कि this is very small difference and it will be denoted by dx। तो मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है डेल्टा टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि dt दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर मैं ds लिख रहा हूं तो दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन। अगर मैं dp लिख रहा हूं दैट इज वेरी स्मॉल लीनियर मोमेंटम। अगर मैं df लिख रहा हूं दैट इज वेरी स्मॉल फोर्स। अगर मैं dw लिख रहा हूं तो वेरी स्मॉल वर्क डन। अगर मैं यहाँ पर du लिख रहा हूं तो वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो d ऑपरेटर जहां जहां पर आ गया है दैट विल डिफाइंस वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो ये बात रही कि कैसे आप डिफरेंस यहाँ पर जो फाइनाइट डिफरेंस है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस पर पहुंचे। दोबारा रिटर्न बैक करते हैं, अभी फॉर्मूले पर नहीं आए, अब आपको हम लेके आते हैं फॉर्मूले पर, रिटर्न बैक करते हैं। तो ये बात आप समझ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx। कहीं पर dx लिखा हो, dt लिखा हो, du लिखा हो, dv लिखा हो तो उसके मीनिंग क्या हुए? दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, और यू कैन से दैट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फिर से आते हैं, मैंने कहा हमें y इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, y इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं यहाँ पर, समझ जाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। y इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको। मैंने कहा मुझे चेंज इन y निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन y। लेकिन आप जानते हैं कि y में चेंज कैसे निकाल दे? y तो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो जब तक x नहीं डिफाइन होगा y नहीं डिफाइन होगा। जब y में जब तक आप अगर y में आप चेंज निकालना चाहते हैं, मींस डेल्टा y या dy आप चाहते हैं, जैसे डेल्टा y आप चाहते हैं, चेंज इन y चाहते हैं, तो चेंज इन y तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक x डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। क्यों? क्योंकि आपने कहा है y इज द फंक्शन ऑफ x। कोई एक्सप्रेशन लाइए, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू लिख दिया x³ + 4x - 1, तो y इज द फंक्शन ऑफ x है ना। तो ये जनरल नोटेशन है कि y x का फंक्शन है, हमें चेंज इन y चाहिए, लेकिन चेंज इन y आप डायरेक्टली नहीं पा सकते क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा y इज द फंक्शन ऑफ x, क्या दिया गया होगा? y इज द फंक्शन ऑफ x, और यहां पर मुझे निकालना होगा डेल्टा y, चेंज इन y। तो वो चेंज इन y किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? x के रिस्पेक्ट में। और इसका सिंबॉलिक नोटेशन को अगर प्रोनाउंसिएट करें तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये हो गया। अब बात आती है कि आप जब चेंजेस निकालते, जो चीजें यूनिफॉर्मली वेरी करती हैं बेटा, यूनिफॉर्मली का मतलब ये हुआ जब फॉर एग्जांपल कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हर एक इंटरवल में, एक इक्वल इंटरवल में इक्वल वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब चीजें नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करती हैं तो ऐसे केस में आपको इक्वल टी में इक्वल चेंज इन पोजीशन तो नहीं मिलने वाला, अगर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो बात ये आती है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म चेंज मींस y x का फंक्शन हो और चेंजेस कैसे हो? नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे केस में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू है वो अलग अलग डेल्टा x के लिए अलग अलग आएगी। फिर क्या किया जाए? मैंने कहा कि इसको हम बहुत स्मॉल इंटरवल पे निकालते हैं और यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये बताओ जब डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 हो गया मीन चेंज इन एक्स वेरी स्मॉल, दैट इज dx। और जब x में बहुत स्मॉल चेंज है, x किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर, तो बट ऑब्वियस है y में भी बहुत स्मॉल चेंज होगा, और इसको हमने प्रोनाउंसिएट किया dy बाई dx। इसी को मैथमेटिकली समझे तो dy बाई dx ऑफ y मीन्स अगर मैं इसको लिखूं यहां पर तो लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, differentiation of y with respect to x। तो जब भी y is the function of x हो और y x के साथ नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा हो तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर y is the function of x है और हमें dy by dx फाइंड आउट करना है तो यू कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो हमेशा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कह दिया कि s इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना हो तो किसका करेंगे, s का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, दैट इज क्या लिखेंगे, ds बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा है, तो यहाँ पर v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पोजीशन के, देन यू कैन से दैट dv बाई ds। तो एक बात यहाँ पर साफ होती है कि डिफरेंशिएशन की हमें जरूरत तब पड़ेगी जब नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस होंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म चेंजेस में तो इक्वल चेंज इन x में इक्वल चेंज इन y मिलेगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म चेंज होंगे तो इक्वल चेंज इन x में इक्वल चेंज इन y नहीं मिलेगा। मींस एक इंटरवल जो डेल्टा x का होगा और जो मान लीजिए बीच का इंटरवल डेल्टा x का, दोनों इक्वल तो हैं लेकिन वहां पर जो चेंज इन y वो इक्वल नहीं है, क्योंकि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो जब जब नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस आपके होंगे आपको हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। Always there is the need of differentiation when the changes are the non-uniform, and उस समय डिसाइड करेंगे कौन किसका फंक्शन है। If y is the function of x, then we will get differentiation of y with respect to x। अब हम यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल बेटा हमने माना है वो वेरिएबल किसको माना है, x को माना है। वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ये t है तो t हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऐसे तो s हो सकता है, वो तो वेरिएबल बदलते रहेंगे। अब हम आते हैं फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूले जितने मैं ले रहा हूँ उसमें मैं वेरिएबल x को मान रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरिएबल हमारे बदलते रहेंगे, जिसका फंक्शन होगा वो वेरिएबल वहां पर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फंक्शन क्या होता है, मीन सिंपल वर्ड्स में कहेंगे द डिपेंडेंसी ऑफ द वन क्वांटिटी ऑन द अदर विल बी स्टेटेड एज द फंक्शन। फिजिक्स के टर्म्स में बात कहें, डिफरेंशिएशन की जरूरत कब है, जब चेंजेस नॉन यूनिफॉर्म होने लगे, तो बड़े इंटरवल में चेंजेस आपके अनइक्वल आने लगेंगे। इस मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन अगर आपका बन रहा है तो वहां पर आपको जो इक्वल चेंज इन एक्स के लिए इक्वल चेंज इन वाई नहीं मिलेगा, ऐसे केस में आपको जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन। अब आते हैं पहला फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला पढ़ के, फॉर्मूला तो अप्लाई करना बड़ा आसान है। अभी आपको लगेगा सर इतनी बातें जो टेक्निकली बता रहे थे वो थोड़ा सा हमको समझने में दिक्कत, लेकिन यहाँ से बातें बहुत आसान लगेगी। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, क्यों आपने डिफरेंशिएशन किया ये जरूर आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज द मीनिंग वो आपको पता होना जरूरी है, तभी आप फिजिक्स में चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, नहीं फिर दिक्कत महसूस होगी। कोई डाउट होता है आप मुझे कन्वर्ट्स करेंगे, तो ये मैथमेटिकल टूल के दौरान डाउट्स आना वाजिब है। और क्योंकि आप सोचो जो मैथमेटिक्स 11-12 के बच्चे 2 साल में पढ़ते हैं उनका कुछ पार्ट आपको मैं 5-7 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो अपने काम की बातें जो फिजिक्स में यूज होनी है, तो आप डाउट्स हमसे पूछते रहेंगे। पहला फॉर्मूला है dy by dx ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मींस हमने वेरिएबल x माना है, x की पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। मैथ्स वाले बच्चे इस फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे, क्लास 11th में उनका लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, वो डिराइव भी करेंगे। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, dy by dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1।
पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू, मान लीजिए किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है, जैसे मान लो ये x की पावर 5 लिखा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स की पावर 5। तो अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई है, ध्यान देना मल्टीप्लाई है, तो इस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए और अब डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, सॉरी c भी है यहाँ पर, दैट इज c इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, c इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब मैं इसी पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं और इसी पर बेस आज रात में मैं एक्सरसाइज भी आपको पोस्ट करूंगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन की, बड़ा आसान आपको लगेगा। क्या एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला मैंने दिया y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5, सेकेंड मैंने दिया y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स, थर्ड हमने आपको दिया y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, फोर्थ हमने आपको दिया y इज इक्वल्स टू 3 बाई एक्स टू दी पावर 4। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए 1 बाई किसके रिस्पेक्ट में, x के। y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। करते हैं पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट dy बाई dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू यहां पर क्या दी है बेटा, x की पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। ठीक, मेरे बच्चों को फॉर्मूले पर गौर करना है। ये फॉर्मूला है बेटा x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मेरा कौन बच्चा बताएगा n यहां पर कितना दिया है बेटा, n विल बी इक्वल्स टू पावर कितनी, n पावर है ना, तो ये बताओ n कितना है यहाँ पर, n विल बी इक्वल्स टू 5, ये n, दिस विल बी इक्वल्स टू n, और फॉर्मूला है तुम्हारा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू n कितना 5 इंटू एक्स की पावर n, x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 that is 5 minus 1 and this will be equals to 5x to the power 4। अभी तो तुम्हें टाइम लग रहा है, इसके बाद विद इन वीक आप, मैं जो इतना टाइम लगा आप डायरेक्टली करना शुरू करोगे, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बस विद इन वीक आप धड़ाधड़ हमसे तेज करना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट आता है डी यहां पर है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स से डिफरेंशिएट करो। अब बात आती क्या किया जाए, तो डिनोमिनेटर में मैंने कहा हमें तो ये पता है ना कि पावर को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, इसे क्या हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर x की पावर प्लस 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। अब डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज dy बाई dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लिखने का तरीका देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ y, y की वैल्यू कितनी, x की पावर माइनस 1/2 इक्वल्स टू, अब आप यहां पर देखो ये बेटा n है ना, 1/2 विल बी n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n माइनस 1/2, x टू द पावर n माइनस 1 that is minus 2 minus 1, this implies that minus 1/2 is equal to x to the power minus 3/2, x to the power minus 3/2 minus 1, n minus 1, n कितना, minus 1/2 है ना बेटा, तो जो है जिस साइन के साथ है n minus 1, n कितना है
-1/2 -1 -1 -3/2 हो गया। और तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -1/2, चाहो तो डिनोमिनेटर में ले जाओ x टू द पावर 3/2, ये लिख दिया। आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। जैसे ही हमने देखा मेरे बच्चों को स्ट्राइक कर गया कि देखिए सर ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएट करते समय इसको हम क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। एंड दिस इम्प्लाइड दैट, यहां देखिए, दिस इम्प्लाइड दैट dy by dx is equals to d by dx of 5x square, d by dx of 5x square. This implied that dy by dx is equals to, ये c है, c को हमने बाहर कर दिया, d by dx of x square, वैल्यू पुट कर दो बेटा, 5 इंटू c बाहर हो गया ना, n इंटू एक्स की पावर n-1, n कितना 2, यहां से देखो n कितना है 2 है ना, तो n इंटू दैट इज 2 इंटू एक्स टू द पावर n-1, 5 है, यहां पर x n इंटू दैट इज 2 x to power n-1 that is 2 minus 1, and this implies that it will becomes 8, 5 ये हो गया, n कितना है 2 है, 2 into x to the power 2 minus 1, this implies that 10x हो गया कि नहीं हो गया, x to the power 1 that is 10x। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में बेटा है y is equals to 5 upon x to the power 4. This implies that dy by dx is equals to 5 into x to the power minus 4. 5 into x की पावर minus 4. सॉरी अभी तो पहले मैं y ही लिख दूं, जब भी न्यूमरेटर में मिला हम उसको पावर, डिनोमिनेटर में मिला हम उसको न्यूमरेटर में अरेंज, 5x की पावर minus 4. This implies that dy by dx, मेरे बच्चे अब तो इतनी सारी होशियारी सीख चुके होंगे। ये भैया रहा c, कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई में कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा ना, तो 5 को बाहर कर दिया, और ये कितना आ गया x की पावर -4। एक स्टेप हमने बोल्ड किया, ये वाला स्टेप बोल्ड कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर 5 बाहर, x की पावर -4, दिस विल बी इक्वल्स टू 5। n कितना बेटा, यहां से देखो n कितना है, -4 है, n इंटू -4 इंटू पावर में जो साइन है, जो वैल्यू है वो सब रखी जाएगी, इक्वल 4 रख दिया, -4 इंटू एक्स की पावर n-1, -4 -1, दिस इम्प्लाइज दैट 5 4 जा -20 हो गया, दिस विल बी -20 इंटू एक्स की पावर -5, एंड दिस इक्वल्स टू -20 अपॉन x to the power 5, -20 upon x to the power 5। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने दिए हैं, आप पूरे लेक्चर के थ्रू जाएंगे बेटा। ओवरव्यू ये है हमारा कि कैसे, व्हाट डू यू रियलाइज द, व्हाट डू मीन बाय द फंक्शन। अगर मैं इन फ्यूचर ये कहता हूँ कि y इज द फंक्शन ऑफ द, या फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मींस फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, फोर्स इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, मींस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो किसके टर्म्स में है, टाइम के टर्म्स में है। जब भी नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, एंड व्हाट डज द डिफरेंशिएशन सेज, जरा इस पे बात हो जाए। तो आपने ये देखा कि जब y इज द फंक्शन ऑफ x था, y इज द फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx, ये आपने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसने क्या दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस वेरी स्मॉल चेंज इन y with respect to very small change in x, very small change in y with respect to very small change in x। अगले टर्न पर मैं कुछ और फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के बताऊंगा, और आई होप कि नेक्स्ट टर्न पर हम डिफरेंशिएशन ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप लोग बेटा इधर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा आपको चाहिए होगी, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है, क्योंकि हम जितनी जल्दी मैथमेटिक्स का पार्ट खत्म कर लेंगे, ताकि जैसे ही जुलाई आती है 1 जुलाई से हम अपना मेन सिलेबस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि कितना भी सिचुएशन बुरी हो, मैं नहीं चाहता बेटा कि मेरे से पढ़ने वाले बच्चों का 11th वीक रह जाए।
क्योंकि ये टाइम तो बेटा आके बीत जाएगा, ये कोरोना भी खत्म होगा, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप यहाँ वीक रह गए तो आप ये बताइए क्या आप ये एक्सक्यूज दे पाएंगे इन फ्यूचर की नहीं 11 में कोरोना आया था इस वजह से हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए? ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन लगा के पढ़िए। आप ये मान के चलिए कि हम आपसे जिस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो आप फिजिकल अपीयरेंस ही मानिए। और इस वीक में वैसे भी हम एक लाइव क्लास भी लेंगे ऐप पर, तो लाइव क्लास के लिए भी हम तैयार रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लें, डिफरेंशिएशन खत्म कर लें, तब एक लाइव क्लास रखते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन।